Good evening, all of you. Good evening, Vedanti. Good evening, Mrinali. Good evening, Pragati. Good evening, Aniket, Sahil, Sujal. Good evening, Gamini. Good evening, Trapti, Supriya, Purval, Kalas, Nitisa, Vaishnavi, Aishwarya, Neha. Good evening, all. Very good evening, all. ओके स्टूडेंट्स, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे. ओके, सो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पर जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है ये हमने देखे. उसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पे मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी जो है वो स्टडी किए थे. और आज के इस लेक्चर में उसी पोर्शन का छोटा सा रिवीजन. ठीक, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एनसीईआरटी एनालिसिस जो है वो भी किए हैं. ओके, एंड हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है आज के इस सेशन में हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं. काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये, और इस पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी जो है ये आते हैं. तो आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है ये अभी हम देखेंगे. ठीक है, समझ में आ गया. ओके, कलश क्या बोलना चाह रहे हो बेटा? कॉपी पेस्ट का ऑप्शन शुरू करना है कहाँ पे? चैट में क्या? चलो तो आगे बढ़ते हैं. गुड इवनिंग प्राची बेटा. गुड इवनिंग हर्ष. चलो स्टार्ट करते हैं अभी आज का सेशन. सबसे पहले तो कुछ कंसेप्ट हम लोग समझेंगे. कुछ कंसेप्ट मीन्स जो अभी तक के हम लोगों ने क्या चीज जो भी पोर्शन का स्टडी किए हुए हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो अभी हम सबसे पहले समझेंगे, और स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को यहाँ पे सारे पोर्शन का जो है वो स्टडी करना है. ठीक है, तो फर्स्टली यहाँ पे पहली चीज तो देखिए, आज के सेशन में हम लोगों को हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है ये समझना है. बट उसके पहले, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के पहले जो कंसेप्ट हम लोगों को देखना है, कुछ बेसिक कंसेप्ट, जिसमें पहली चीज तो हम लोगों ने नेचुरल सिलेक्शन पढ़े हैं वो हम देखेंगे. नेचुरल सिलेक्शंस के साथ ही साथ आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है ये भी हम लोग देखेंगे. प्रॉपर विजिबल है बेटा बोर्ड? ऑडियो प्रॉपर आ रहा है? रिस्पॉन्स करिए जल्दी से ताकि हम कंटिन्यू करते हैं. आ रहा है? सारी चीजें सब सही है? ओके, 34 स्टूडेंट ज्वाइन हुए अभी. ग्रेट, आ जाएंगे बाकी लोग. हाँ, तो देखिए हम लोगों को यहाँ पे हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है ये स्टडी करना है. बट इसके पहले हम लोग यहाँ पे एक तो नेचुरल सिलेक्शन जो है इसका एक छोटा सा कंसेप्ट समझेंगे. फिर हम लोग आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो है ये हम लोग देखेंगे. और इसी के साथ साथ जो हम लोग ऑलरेडी स्टडी किए हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, तो इसमें एक्चुअली तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है ये हम समझेंगे. ठीक है बेटा, फिर वापस से हम लोग अपने एनसीईआरटी पे आएंगे. बट आज एनसीईआरटी वाला पोर्शन नहीं रहेगा. आज हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है प्रिंसिपल, इसके कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आज हम लोग स्टडी करेंगे. ओके, तो पहले तो मुझे ये बताओ, लास्ट टाइम जो मैंने एनसीईआरटी एनालिसिस आप लोगों का लिया हूं, लाइन टू लाइन हम लोगों ने देखे, जहां तक की भी देखे आप लोगों ने पढ़े, पढ़ने के बाद आपको सारी चीजें समझ में आ गई है या कुछ पूछना है आप लोगों को? रिस्पॉन्स करेंगे. सारी चीजें क्लियर है या कुछ पूछना है? क्योंकि आपका मैसेज मुझे मिला नहीं है तो शायद आपका क्लियर होगा, ऐसा मैं मान सकता हूँ. ठीक है, हर्ष का आंसर रिस्पॉन्स मिला है, अंडरस्टैंड हो गया है हर्ष को. बाकी लोगों को, नेहा क्लियर है सर, मृणाली क्लियर है. चलो, तो ऑलमोस्ट मैसेजेस आ रहे हैं बहुत से लोगों के. ओके, ग्रेट. चलो तो आगे बढ़ते बेटा. कुछ लोग शायद आप लोग यदि मुझे पर्सनल चैट रिस्पॉन्स कर रहे होगे तो शायद आप लोग मुझे रिस्पॉन्स जो है को होस्ट में कीजिए. ठीक है, होस्ट में आपका रिस्पॉन्स जा रहा होगा तो मेरा जो है आउटपुट जो डिवाइस है वो कहाँ पर है? वो है को होस्ट. वहां पे रिस्पॉन्स करो. अभी की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया हूं ना मैंने. सुजल, लास्ट 2 लेक्चर की रिकॉर्डिंग चाहिए आपको? कहाँ थे बेटा लास्ट 2 लेक्चर में आप?
चलो तो स्टार्ट करते हैं, मिल जाएंगी, मैसेज कर देना मुझे। तो देखिए हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को समझने के पहले यहाँ पे जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया, क्या नेचुरल सिलेक्शन या आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है, ये हमें देखना है। तो अब इस पार्ट को समझने के पहले अगेन यहाँ पे हम लोगों को समझना पड़ेगा क्या चीज बेटा, पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन में जो वेरिएशन हो रहे हैं उस चीज को, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट टाइम जो स्टडी किए थे, ठीक है, जो कि डार्विन का जो एक एक्सेप्शन हमने जो देखे थे, क्योंकि डार्विन ने क्या बोला था, इवोल्यूशन का यूनिट स्पीसीज थी, बट नहीं, इवोल्यूशन का यूनिट जो है पॉपुलेशन है। और पॉपुलेशंस में जनरली इवोल्यूशन कब होगा, जब इसमें वेरिएशंस आएंगे, और वेरिएशंस तो कंटिन्यू आते ही जा रहे हैं। और वेरिएशंस कब हो सकता है, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा तब जाके वेरिएशन होगा। आपको याद होगा बायोटेक्नोलॉजी में भी हम लोगों ने वेरिएशंस के कंसेप्ट को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टर्म में हमने समझे थे कि कहां से हम लोगों को बायोटेक्नोलॉजी वाला कंसेप्ट आया है, कैसे हम लोगों ने समझे हैं। बायोटेक्नोलॉजी में हमने जीन का मॉडिफिकेशन जो किए, कहीं से एक जीन को लिए, दूसरी जगह से लिए, वेक्टर की हेल्प से उसको पहुंचा दिया, और एक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस किए। हम लोगों ने ये बायोटेक में भी स्टडी किए हैं, आपको याद होगा। ठीक, तो एज इट इज सिमिलर बेटा, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो एक तो जैसे कि सपोज ऐसे मेल और फीमेल जो है, इसके जो क्रोमोजोम्स है, इनका जो क्रोमेटिड है, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है, उसमें जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होता है, उनके बीच में एक्सचेंज होता है। देन फाइनली जो उसकी प्रोजेनी जो आएगी, एक जो नया रिजल्ट आएगा, वो दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, मिला जुला रूप। जैसे कि फॉर एग्जांपल हो सकता है कि ये जो मेल है, इसकी हाइट बहुत ज्यादा है, ठीक है, बट इसका कलर जो है टोटल ब्लैक है, डार्क है। फीमेल जो है इसकी हाइट बहुत कम है, बट इसका कलर बहुत फेयर है। ठीक, जब दोनों का कॉम्बिनेशन आया तो एक बच्चा हुआ, इसकी हाइट ज्यादा है बट कलर फेयर हो गया। तो एक कैरेक्टर पेरेंट्स से लिया और एक कैरेक्टर उसका जो है मतलब फादर से और एक मदर से लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, जिसकी वजह से वेरिएशन आया, मींस यहाँ पे क्या हुआ, रिकॉम्बिनेशन हुआ। क्या हुआ यहाँ पर, रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन की हेल्प से यहाँ पे स्पीसीज में जो है क्या चीज, वेरिएशंस जो है ये आएंगे। ठीक, लेकिन हर जगह पर रिप्रोडक्शन होगा ये पॉसिबल नहीं है। तो वेरिएशंस का अगेन एक और रीजन है म्यूटेशन। ठीक है, तो म्यूटेशन जो होता है, यदि हम यहां पर देखें तो म्यूटेशन जो है, ठीक है, जिसमें जीन जो है उसका जेनेटिक सीक्वेंस हो सकता है कुछ चेंज हो गया हो, और चेंज होने की वजह से फाइनली वहां पे एक न्यू अलग टाइप की ऑफस्प्रिंग्स जो है वहां पे प्रोड्यूस हो गई हो। एक सिंगल स्टेप में एक लार्ज जो म्यूटेशन होता है, जैसे साल्टेशन हमने समझे थे। साल्टेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज इमीडिएटली, एनकॉन सीप का हमने एग्जांपल देखे थे, याद होगा आपको। ठीक है, छोटी छोटी सीप अचानक से आ गई। ठीक है, तो क्या हुआ बेटा, एक सिंगल स्टेप में ही बहुत बड़ा म्यूटेशन हो गया, एकदम से चेंज आ गया, तो वो क्या कहलाता है, साल्टेशन। तो ये एक रीजन है वेरिएशंस की जो इवोल्यूशन को बढ़ावा देता है। लेकिन हमने नेचुरल सिलेक्शन में एक ही बात समझे थे कि नेचर उसे सिलेक्ट करेगा जो नेचर के हिसाब से बेस्ट होगा, जो सबसे ज्यादा बेस्ट होगा। तो इसमें जो वेरिएशंस की हम बात करें तो कुछ वेरिएशन ऐसा होता है जो हेल्पफुल होता है, और जो हेल्प करता है किस चीज में, बेटर सर्वाइवल या फिर बेटर फिटनेस। जो भी हमारा एनवायरमेंट है, इस एनवायरमेंट में यदि हम देखें तो बदलता हुआ एनवायरमेंट में जिसने अपने आप में कुछ चेंज लाया, और लाते ही उसने वहां पे जो बेटर सर्वाइव किया, वो जो है क्या है बेटा, हेल्पफुल वेरिएशन है। और उस तरह से यहाँ पे क्या चीज, जो ऑर्गेनिजम्स है वो सरवाइव करेगी, क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है मोर मेटिंग करने का, अपॉर्चुनिटी ज्यादा मेटिंग करके वो अपने ऑप्शंस को भी बढ़ा पाएगा। ठीक है, कलश सीप का नेम जो है एनकॉन सीप है बेटा, लास्ट टाइम बताया हुआ है, आपको याद होगा। एनकॉन सीप नहीं है, एनकॉन सीप। ठीक है, सीप गलत लिख दिया, एनकॉन सीप जो है। तो यहाँ पे क्या चीज, इवोल्यूशन देखने को मिला है। तो ये फर्स्ट पार्ट पॉपुलेशन को लेके हमने देखे थे। तो नेचुरल सिलेक्शन की यदि हम यहाँ पे स्टडी करें तो क्या कह सकते हैं बेटा, नेचुरल सिलेक्शन को एक वेरिएशन, ठीक है,
जो बेनिफिशियल है, और बेनिफिशियल भी किस तरह से बेटा, जो सरवाइव तो हो रही है एक स्पीसीज, और वो पास भी हो रही है एक नेक्स्ट जनरेशन में। मतलब नेचर ने, जैसे कि इस पॉपुलेशन में 10 वहां पे मेंबर प्रेजेंट थे, 10 में से 2 ऐसे थे जो हर कंडीशन से लड़के वो आगे बढ़ सकते थे, बाकी नहीं फाइट कर सकते थे, तो नेचर ने इन 2 को सिलेक्ट किया, बाकी तो सब खत्म हो गए, लेकिन ये 2 जब सिलेक्ट हुए तो ये मैट करके अपनी पॉपुलेशन को और बढ़ा सकते हैं, तो नेचर ने जो बेस्ट होगा उसको ही यहाँ पर सिलेक्ट किया है, ये कहलाता है नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, अब इसका क्या एविडेंस है, तो नेचुरल सिलेक्शन का एविडेंस जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में जो नेचुरल सिलेक्शन हम लोगों ने यहां पर स्टडी किए थे, तो उसमें हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखे थे। ठीक है, कब की बात है बेटा, 1850 की बात है, एक घटना इंग्लैंड की, एक एग्जाम्पल है बेटा, एविडेंस जो है नेचुरल सिलेक्शन का, क्योंकि हमारा साइंस जो है जब तक कि उसे कोई ना कोई एविडेंस ना मिले तब तक कि वो बात को नहीं मानता। ठीक है, तो क्या एविडेंस है, तो 1850 में इंग्लैंड में, ठीक है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, मींस पहले की जो बात है, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हम कह सकते हैं, बिफोर क्या चीज बेटा, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, और जब इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो उस टाइम पे जो मॉथ था, जिसकी स्पीसीज थी जिसे बिस्टन बेटुलेरिया कहते हैं। ओके, तो बिस्टन बेटुलेरिया जो है ये पेपर्ड मॉथ है। ठीक है, व्हाइट पेपर्ड मॉथ जो है, इसकी स्पीसीज जो थी, इसके जो नंबर थे वो बहुत ज्यादा थे। क्यों, क्योंकि ये एक ट्री ट्रंक पे ग्रो कर रहा है। देखो ये जैसे कि सपोज ये ट्री है और ये ट्री की ये सरफेस है, तो अब देखिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब नहीं हुआ है तो ट्री के सरफेस, इस ट्री के सरफेस पे यहाँ पे लाइकेन जो है इस तरह से ग्रो कर रहा है। अब जब लाइकेन यहाँ पे ग्रो कर रहा है तो इसी लाइकेन के साथ ही साथ यहाँ पे जो बटरफ्लाई के समान एक जो है मॉथ होता है। ठीक है, इस तरह से यदि हम देखें, ओके, तो इसकी ऐसी क्या है, 2 स्पीसीज थी, एक तो लाइट कलर ये व्हाइट कलर मॉथ है और ये ब्लैक कलर। तो इस टाइम पे क्या होता था कि लाइकेन जो है इसका भी व्हाइट कलर था, तो व्हाइट कलर होने की वजह से जो व्हाइट कलर मॉथ है ये ज्यादा सर्वाइव करेंगे, तो इसके नंबर कितने मिलेंगे, 95% जो है व्हाइट कलर मॉथ मिलेंगे, बट ब्लैक कलर मॉथ जो है ओनली 5% रहते थे। क्यों, क्योंकि देखो इसमें यदि हम देखें तो व्हाइट में व्हाइट जो है वो इजिली प्रीडेटर जो बर्ड है उसको क्या है दिखेगा, क्या नहीं दिखेगा। जब प्रीडेटरी हम बर्ड की हम बात करेंगे तो ये आकर के किसे खाएगा, जो उसको दिखेगा। तो लाइट बैकग्राउंड होने की वजह से लाइट मॉथ जो है नहीं दिख रहा था, लेकिन ब्लैक कलर का मॉथ जो है दिख रहा था। ठीक है, तो ये ट्री ट्रंक पे यहाँ पे जो ग्रो किया क्या है बेटा, लाइकेन ग्रो किया था। और लाइकेन जो है ये कहाँ पे ग्रो नहीं करता, जहां पे पॉल्यूशन होता है। ठीक है, जैसे जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो सल्फर डाइऑक्साइड वहां पे रिलीज हुई, और सल्फर की वजह से क्या हुआ, जब पॉल्यूशन आया तो लाइकेन जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। अब लाइकेन डिस्ट्रॉय हो गया तो अभी तक के जो है बिस्टन बेटुलेरियास जो है व्हाइट कलर पेपर मॉथ जो है इसके नंबर ज्यादा मिलते थे। लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद हमें मालूम है ट्री ट्रंक जो है, जनरल जो बार्क ऑफ द ट्री हम देखें तो वो कैसा है, डार्क कलर का होता है। अब डार्क कलर में रहने की वजह से ये जो डार्क कलर मॉथ है ये तो यहाँ पे नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे जो लाइट कलर मॉथ है ये यहाँ पे इजिली प्रीडेटरी बर्ड्स जो रहेगा उसे इजिली जो है वो क्या होगा, डिटेक्ट हो जाएगा। ओके, अब ये जो प्रीडेटरी बर्ड है इजिली इसके साथ डिटेक्ट हुआ तो अब क्या हुआ, इसके नंबर जो है कम हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो होगा क्या होगा, SO2 की वजह से लाइकेन की डेथ हो गई है, लाइकेन की डेथ होने की वजह से अब यहाँ पे जो है इसके नंबर कम हो गए। ठीक, अब ये ऐसा हुआ कैसे, ये देखो, पहले बेटा सिर्फ व्हाइट कलर मॉथ ही हुआ करते थे, लेकिन ये जो व्हाइट कलर मॉथ यहाँ पे हुआ करते थे तो इसमें कुछ म्यूटेशन हुआ जिसकी वजह से इसकी ही कुछ स्पीसीज जो है वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब ब्लैक कलर में जो ये स्पीसीज जो कन्वर्ट हुई है,
तो अभी यहाँ पे फाइनली क्या हुआ, वो ब्लैक कलर वाले तो भी बच नहीं पा रहे थे, लेकिन देखिए म्यूटेशन की वजह से वो जो ब्लैक स्पीसीज जो कन्वर्ट हुई थी, ठीक है, इसी स्पीसीज में म्यूटेशन हुआ, लेकिन उसके बाद नेचुरल वहां पे जो चेंजेस जब आए, तो ये पीछे की जब फील्ड जो है डार्क बैकग्राउंड की हो गई, तो व्हाइट कलर अब सर्वाइव नहीं कर पाए, उसकी जो म्यूटेटेड स्ट्रेन जो कि ब्लैक कलर की थी वो अब सर्वाइव कर पाएंगे। तो इसको नेचर ने सिलेक्ट किया है बेटा, जिसने नेचर के हिसाब से अपने आप को बना लिया, तो ये आता है बेटा नेचुरल सिलेक्शन। इसके बाद हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन की बात करेंगे। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या हो रहा है बेटा, जो हमारे थ्रू हो रहा है। नेचर में जो इवोल्यूशन हो रहा है नेचुरल सिलेक्शंस के लिए, उसमें हजारों साल लग जाते हैं बेटा, मिलियन ऑफ ईयर्स भी लग सकते हैं, तब जाके वहां पे इवोल्यूशन होता है, बट बहुत स्लो होता है। लेकिन हम जो इवोल्यूशन कर रहे हैं बहुत फास्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो नेचर की वजह से जो होगा वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक, वैसे हम लोगों ने बायोटेक में स्टडी किए हैं, आपको याद होगा, तो इसमें हम लोगों ने देखिए जो स्टडी किए थे आर्टिफिशियल सिलेक्शन की हम बात करते हैं, जैसे कि जो ड्रग रेजिस्टेंस जो माइक्रोब्स आज के टाइम पे हम देखें एग्जांपल, ठीक है, या फिर हम जो एग्रीकल्चर फील्ड में पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का जो हम यूज कर रहे हैं, तो उसके थ्रू क्या हो रहा है, जो इंसेक्ट जो है उस रेजिस्ट हो गए, तो वो नेचर ने उसको सिलेक्ट नहीं किया, वो हमने सिलेक्ट किया है। जैसे कि एक वाइल्ड मस्टर्ड है, ठीक है, वाइल्ड मस्टर्ड की हम लोगों ने क्या किए, अलग अलग इसके क्या है वैरायटी को लेकर के, ये अलग अलग स्पीसीज को लेकर के आपस में उसमें ब्रीड कराए, और इसका ब्रीड करा के हम लोगों ने इससे कैबेज जो है आज बना लिए। इसी की ब्रीड हम लोगों ने जब कराए तो इससे कॉलीफ्लावर जो है ये फॉर्म हो गया है, ठीक है। इसी की ब्रीड जब हम लोगों ने कराए तो इससे जैसे पिंक कैबेज जो है ये जो है आज पॉसिबल हो पाया है। तो ये जो वाइल्ड मस्टर्ड है उसकी ही हम लोगों ने वैरायटी में आपस में इनब्रीडिंग कराए, और इनब्रीडिंग कराने के बाद फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे इस तरह से अलग अलग स्पीसीज जो उसकी वैरायटीज आज हमारे पास अवेलेबल है। तो ये क्या हो गया, ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन हो गया। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट की हम बात करें तो बेटा ये टोटल नेचुरल सिलेक्शन से जस्ट अपोजिट है, क्योंकि जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन में नहीं होगा, ठीक है। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट जब बहुत बड़ी पॉपुलेशन में नहीं होगा तो ये क्या है, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट का सबसे मेन कंसेप्ट यही है कि ये होता है स्मॉल पॉपुलेशन में। स्मॉल पॉपुलेशन के बाद ही साथ यहां पर हम देखें तो ये बाय चांस होता है। कैसे होता है, बाय चांस, अचानक से कुछ ऐसा घट जाए, अर्थक्वेक आ जाए, सब कुछ तबाह हो गया, सडन चेंज हो गया, इमीडिएटली वहां पे आ गया, सब कुछ चेंज हो गया, तो वो क्या कहलाता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो ये नेचुरल सिलेक्शन से टोटली डिफरेंट है। तो अब देखिए जेनेटिक ड्रिफ्ट एक फैक्टर भी है जो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करता है। अब हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या है, पहले ये हम समझ लेते हैं, तब हम लोगों को बाकी चीजें समझेंगे, ठीक है। वापस से हम जेनेटिक ड्रिफ्ट पे अगेन एक बार डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है उसके कुछ कंसेप्ट को समझ लेते हैं, ठीक है। तो एक बार बेटा सबसे पहले जल्दी से रिस्पॉन्स कर दो, इतना पार्ट जो है समझ में आ गया है क्या आप लोगों को, बहुत देर से मैं बोले जा रहा हूँ। 44 स्टूडेंट ही दिख रहे हैं मुझे अभी, है ना। मृणाली ओके, अनिकेत ग्रेट, पूर्वल, चलो सभी लोगों के मैसेज आ रहे हैं, ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया, क्लियर है। चलो तो आगे बढ़ते हैं बेटा फिर इसी तरह से, ग्रेट। ईश्वरी आ गई बेटा आज क्लास में, कल्याणी तो है, ईश्वरी नहीं है नहीं है, ऐश्वर्या है, चलो सभी लोग हैं जो रेगुलर रहते हैं वो सारे लोग हैं बेटा, ओके गुड। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे और इसी के साथ साथ हम लोग नेक्स्ट पार्ट, कौन सा, आज का जो हमारा मेन पोर्शन है हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, ये अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम की हम बात करें, ठीक है, तो ये हार्डी ये बेटा साइंटिस्ट है, हार्डी जो है ये ब्रिटिश के रहने वाले थे, और वेनबर्ग जो है, ठीक है, ये जर्मन के रहने वाले थे। एक देखिए दोनों भी हमारे बायो के नहीं है, एक मैथमेटिशियन है और एक फिजिशियन है। इन्होंने एक बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिए और हमारे बायो में, ठीक है, जो इवोल्यूशन जो होता है, ठीक है, उसमें जो जेनेटिक फ्रीक्वेंसी जो चेंज हो रही है उसके बारे में कुछ कंसेप्ट बताया कि ये कांस्टेंट होता है।
ठीक है, तो इस तरह से इनका एक प्रिंसिपल है जो हम यहां पर समझ रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, जिसने आज का लेक्चर मिस किया वो बहुत बड़ी चीज मिस कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इनका जो कंसेप्ट है ये किस पे काम कर रहा है बेटा, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन पे। ठीक है, पॉपुलेशन पर ही हो रहा है क्योंकि इवोल्यूशन हम समझ रहे हैं। तो इवोल्यूशन जो है इसका जो कंसेप्ट है वो हम कहां पर देखेंगे, पॉपुलेशन पर ही देखेंगे। पॉपुलेशन मींस क्या होता है बेटा, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ स्पीसीज जो पर्टिकुलर एरिया में क्या कर रहा है बेटा, लाइव कर रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ लाइव करने के साथ ही साथ उनके बीच में इनब्रीडिंग भी हो रही है। समझे, पॉपुलेशन समझना हम लोगों को, कंसेप्ट समझो क्या समझाना चाह रहा हूं मैं। पॉपुलेशन में यदि हम देखें तो क्या चीज, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ओके, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीसीज जो क्या है बेटा, लाइव कर रही है, लिविंग पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे, लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। अब लाइव करने के साथ ही साथ सिर्फ लाइव करेगा क्या, नहीं, साथ ही साथ क्या हो रहा है, उसके बीच में इनब्रीडिंग भी हो रही है। तो ये ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है, ये पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे लाइव कर रहा है, इनके बीच में इस तरह से मैटिंग हो रही है, इनब्रीडिंग हो रहा है। समझे, अब ये जो इनब्रीडिंग इनके बीच में जो यहाँ पे हो रहा है यदि हम देखें, ठीक है, तो इनब्रीडिंग के साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, इसमें जैसे कि सपोज हम नंबर्स देखते कितनी पॉपुलेशन है, तो पर्टिकुलर यहाँ पे जितनी भी जो पॉपुलेशन है, जैसे कि पॉपुलेशन में 100 पीपल यहाँ पे प्रेजेंट है, तो 100 पीपल जो है इसमें उनका एक जीन पूल होगा, जीन पूल। अब जीन पूल मतलब टोटल एलील्स या फिर जीन्स जो प्रेजेंट है, तो इस पॉपुलेशन में कितने एलील्स प्रेजेंट है बताइए बेटा, यदि यहाँ पे 100 पीपल है तो इनके कितने एलील्स होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई कलर का हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो आई कलर के कितने एलील्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से, नहीं मालूम, 200 एलील। ठीक है, वेरी गुड बेटा, श्रुतिका ऐश्वर्या, कितने एलील्स रहेंगे यहाँ पर, 200 एलील्स है। और 200 एलील्स हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, किस चीज का बेटा, आई कलर का हम ले रहे हैं। अब यहां पे देखिए ये जो एलील्स है, यदि हम इसमें कंसेप्ट समझे तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अब ये कहां प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हम क्रोमोसोम की हम बात करते हैं, तो अब ये जो क्रोमोसोम है इस तरह से, तो अब ये क्रोमोसोम पे पर्टिकुलर एक लोकस जो है यहाँ पे जो है जीन प्रेजेंट है। ठीक है, 23 पेयर में होते हैं, हमने देखे बेटा 23 क्रोमोसोम, तो यहाँ पे ये एलील है जिसमें से एक जो रहेगा ब्लैक आई कलर का रहेगा और एक ब्राउन आई कलर का रहेगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, कैपिटल बी और स्मॉल बी, समझे। और इसमें यदि कुछ चेंजेस यदि आ जाए तो एलील का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बदल जाएगा, कुछ यहाँ से बाहर निकल गए, कुछ बाहर के जब यहाँ पे आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इस पॉपुलेशन में जो पीपल है और उसमें एलील्स की जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर, ये क्या होगा, चेंज होगा, और उनके बीच में जब ब्रीडिंग होगी तो ब्रीडिंग होने के बाद वहां पे एक न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगी, जिसकी वजह से जनरली वहां पे क्या है, इवोल्यूशन देखने को मिलता है। तो अब जैसे कि फॉर एग्जांपल 200 एलील्स है, क्या चीज, 200 एलील्स, जिसमें मैंने आपको क्या बताया बेटा, एक यहाँ पे ब्लैक बताया हूं और दूसरा यहाँ पे ब्राउन बताया हूं, ध्यान से समझना क्या समझा रहा हूं। एक ये ब्लैक कलर का है और दूसरा ये ब्राउन कलर का है। तो अभी देखिए ब्लैक और ब्राउन, इस 200 में से यदि हम यहाँ पे देखें कि ये जो 200 एलील्स है, इस 200 में मैंने यहाँ पे 120 एलील्स जो है कैपिटल बी ये बता दिया, और 80 एलील्स जो है वो कौन से हो गए, स्मॉल बी वाले, मतलब कैपिटल बी मींस ब्लैक, ब्लैक एलील जो है कितने हैं, 120, ब्राउन वाले कितने हैं, 80। तो अब हमको यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी हमें देखना है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल बी इस 200 की कितनी हो जाएगी, डिवाइड कर दो उसको, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, 3:2 का रेशियो आएगा यहाँ पर।
कितना आ जाएगा 3:2। 200 का 120 कितना आएगा 380, कितना आएगा 2। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल बी। अब देखो हार्डी वेनबर्ग ने यहां पे एक इक्वेशन जो दिए उसमें उन्होंने क्या बताया, एक वहां पे उन्होंने जो एलिल्स जो होते हैं, एलिल्स एक तो डोमिनेंट होमोजाइगस एलिल होता है और दूसरा रिसेसिव होमोजाइगस होता है, और इसी के साथ साथ अगेन वहां पे एक हेटेरोजाइगस होते हैं। 3 कंडीशन आती है। तो तीनों की वहां पे उन्होंने फ्रीक्वेंसी बताए, जिसको एक इक्वेशन जो है मींस P प्लस Q, यहां पे उन्होंने इस कंडीशन को बताया मींस एक तो हमारा डोमिनेंट एलिल जो है कैपिटल बी और रिसेसिव एलिल जो है वो स्मॉल बी। अभी हम होमोजाइगस की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम कैपिटल बी और स्मॉल बी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। ये हार्डी वेनबर्ग ने हमें एक्सप्लेन किए। लेकिन अब देखिए हार्डी वेनबर्ग के अकॉर्डिंग वो क्या होंगी, जनरेशन टू जनरेशन जो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। जीन पुल भी जो रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और जब इस तरह की कंडीशन आती है तो उस टाइम पे किसी भी टाइप का चेंजेस, कोई वेरिएशन, कोई इवोल्यूशन वहां पे नहीं होगा। और यदि मान लो ये फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है तो चेंज होने की वजह से अब यहां पे क्या होगा बेटा, वो कंसीडर किया जाता है कि इवोल्यूशन है। क्योंकि देखो हम लोगों ने जेनेटिक ड्रिफ्ट भी पढ़े हैं, जीन पुल मैंने आपको पढ़ाया था, याद होगा। जीन पुल में टोटल जीन एंड देयर एलिल्स प्रेजेंट इन पॉपुलेशन, वो क्या कहलाता है, जीन पुल। और जीन पुल यदि उसकी फ्रीक्वेंसी बदल जाए तो उसका रिजल्ट क्या होता है, इवोल्यूशन। याद आ रहा है, पढ़ाया हूं मैंने आप लोगों को, समझ में आ रहा है बेटा। किसका कॉल आया ये, जस्ट वेट बेटा, हाँ फोन म्यूट कर लेते हैं, सॉरी। हाँ, तो ये हो गया इस तरह से। तो अभी यहां पे देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने ये जो आपको ये कंडीशन जो यहां पे एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब आई कलर का हमने एक एग्जांपल दिए, तो आई कलर में यदि हम फ्रीक्वेंसी देखें 3:2, तो ये 1 के इक्वल में है। किसके इक्वल में है, 1 के इक्वल में है। तो 1 के इक्वल में जो फ्रीक्वेंसी यहां पे जो आएगी, तो अब देखो इसमें से जो है इसको 3:2 में हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 0.6 हो सकता है और 0.4 हो सकता है। ठीक है, 0.6 और 0.4, 6/4 को हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा इसका आंसर, 3 और 2 ही निकलेगा। समझे, इस तरह से मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी जो है 1 है, 1 उससे ज्यादा नहीं होंगी, उससे कम, मतलब पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझना क्या समझा रहा हूं मैं। तो फ्रीक्वेंसी जो है, जैसे आई कलर का जो जीन है, जैसे कि यहां पे हमने देखे क्या चीज, जो आई कलर मैंने आपको यहां पे जो समझाया हूं, तो इसमें क्या चीज बेटा, जैसे कि कैपिटल बी है और एक स्मॉल बी है। टोटल पॉपुलेशन जो है तो हमारे पास 200 है। इस 200 में ब्लैक कलर का यदि जो एलील है उसके नंबर 160 है। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, यदि उसमें ब्राउन कलर का जो जीन है इसमें कितने हैं, ओनली 40 है। तो इसमें हमको P प्लस क्यू इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला हमको वहां पे देखना है कि किस तरह से अप्लाई होगा और फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकाल पाएंगे। तो कैपिटल बी किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा बेटा, डोमिनेंट एलील को। मतलब कैपिटल पी और कैपिटल बी, तो ये पी जो है ये क्या हो गया बेटा, ये कहलाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील। और Q जो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील। तो अब मुझे बताओ कैपिटल P मींस कैपिटल B कितना है, 160। तो अब 160 मींस कितना हो जाएगा, तो P प्लस क्यू इक्वल टू 1 मींस कितना होगा बताओ, 0.8 जो है ये कैपिटल P आ जाएगा। ठीक है, फिर Q जो है वो क्या हो गया, कैपिटल P नहीं कहेंगे, P हम कहेंगे, P एंड Q दो ही रहेगा। ठीक है, कैपिटल मींस ये हमारा डोमिनेंट एलील का है। फिर Q जो रहेगा ये कितना आ जाएगा, 0.2, जो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। इतना पार्ट समझ में आया बेटा, रिस्पॉन्स करो जल्दी से। ठीक है, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब आपका और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। वैसे ये वाला पार्ट समझा क्या, कल्याणी, अनिकेत, शुभम,
प्रगति सुजल नेहा, ठीक है, ग्रेट। बेटा ये कंसेप्ट जिसको समझा वो आज के न्यूमेरिकल को बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएगा, ठीक है। 1 मिनट साइड प्लीज। हाँ बेटा लो, हो गया बेटा प्राची। ओके, अब देखिए ये कंडीशन कब अप्लाई हो रही है, ये कांस्टेंट कब रहेगी, ठीक है। ये कांस्टेंट कब रहेगी वो हम समझेंगे। कंसेप्ट समझ लो, फिर मैं एनसीईआरटी का एक एक लाइन स्टेटमेंट आज ही हार्डी वेनबर्ग वाला समझा दूंगा आपको। तो देखिए ये कांस्टेंट कब रहेगी, तो जब पॉपुलेशन की मैटिंग होगी, ठीक है। हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम कब काम करता है, जैसे कि सपोज पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन पे 100 पीपल है। कितने पीपल है बेटा? 100 में से कैपिटल बी 0.6 है और स्मॉल बी 0.4 है, समझे। और यदि यहां पे अगेन इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन जब आएगी, ये ओरिजिनल थी, ठीक है, इसकी नेक्स्ट जनरेशन जब आएगी उसमें भी यदि उसके 100 बच्चे यदि हुए, 100 बच्चे मतलब 200 एलिल्स, और 200 एलिल्स में उसके बाद भी कैपिटल बी जो है 0.6 और स्मॉल बी जो है वो 0.4 आता है, तो फ्रीक्वेंसी यहां पे जितनी थी यहां पर भी इतनी हुई है, समझे। कुछ चेंज हुआ क्या? ठीक है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर पे पहुंचेंगे बेटा वैष्णवी, मैं अभी सिंपल कंसेप्ट समझा रहा हूं, ठीक है, वहां पे हम पहुंचने वाले हैं, डोंट वरी, टेंशन ना लो। तो अभी देखिए जब ये कंडीशन यहां पे आई तो इसके बाद यहां पे इसका जो रिजल्ट आएगा क्या होगा बताओ? नो इवोल्यूशन। कोई इवोल्यूशन हो रहा है क्या बेटा? नहीं, क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं हुई है। एक जेनेटिक्स में क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल टाइप का मैंने प्रैक्टिस लिया था, याद है? हाँ। तो अब देखिए यहां पे ये कहां होगा, तो ये हार्डी वेनबर्ग बेटा कब काम करता है? जब रैंडम मैटिंग होंगी, लार्ज पॉपुलेशन चाहिए यहां पे, और लार्ज पॉपुलेशन पे जब रैंडम मैटिंग हो रही है तो वहां पे फ्रीक्वेंसी जो है कांस्टेंट रहेंगी और उस टाइम पे इवोल्यूशन जो है वो नहीं होगा, ठीक है। ये याद रखना बेटा, कब? जब रैंडम मैटिंग हो रही है, रैंडम मैटिंग है, और रैंडम मैटिंग कब? जब लार्ज पॉपुलेशन है उस टाइम पे, तो उस टाइम पे फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी, कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला, मींस वहां पे किसी भी टाइप का इवोल्यूशन जो है नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पे इसे हमें कंसिडर करना है, तो अब इसी 100 पीपल में हम हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग यदि हम समझे, तो हार्डी वेनबर्ग ने ये जो इवोल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है इसको समझने के लिए एक बाइनोमियल, क्या कह सकते हैं हम, बाइनोमियल एक न्यूमेरिकल जो है एक इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट किया है, जिसके अकॉर्डिंग इवोल्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है ये जो है कंसिडर किया जाता है, हमें समझ में आता है, ठीक है। एक्सप्लेन करता है जो ये हमारा थ्योरम है। तो इसमें देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq ये 1 के इक्वल होता है। ये कहां से लिया है बेटा? ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो आप लोगों ने, ठीक है, 10th तक के का जो आपने मैथमेटिक्स पढ़े होंगे तो उसमें ये एक फॉर्मूला देखे होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, याद आ रहा है? तो एज इट इज वहीं से लिया है। तो अब देखिए यहां पे पी स्क्वायर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये वाला हटा देते हैं हम लोग, तो हमें ये सारी चीजें समझेंगी, फिर वापस से हम यहीं पे आएंगे। तो यहां पे देखिए ये जो पी स्क्वायर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या देखे बेटा हम लोगों ने, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2pq किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है, जहां पे पी स्क्वायर जो है होमोजाइगस डोमिनेंट एलिल, ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट एलिल मींस कैपिटल बी और कैपिटल बी, इसकी
फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझे। उसके बाद क्यू स्क्वायर जो है ये किस चीज को बता रहा है बेटा, स्मॉल बी और स्मॉल बी एलील की फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। और 2pq जो है ये किस चीज को बता रहा है, हेटेरोजाइगस एलील की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा शॉर्टकट में बता रहा हूं, ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है। रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट एलील। क्यू स्क्वायर इज रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव एलील। कौन सा एलील है ये, रिसेसिव एलील। और ये जो है 2pq ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हेटेरोजाइगस। अब थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यहां पे देखो एक मैंने इस तरह से एक डायग्राम आपको समझाया था, क्या बताया था, इसमें 100 प्यूपल है, 100 प्यूपल है यहां पर। अब यहां पे जो 100 प्यूपल है इसमें हम लोगों ने आई का कलर हमने लिए थे, और आई के कलर में हम लोगों ने एक तो ब्लैक कलर लिए थे और दूसरा हम लोगों ने ब्राउन कलर लिए थे। अब इस ब्लैक कलर और ब्राउन कलर में हम लोगों ने जो कंसेप्ट समझे थे, तो इसमें हम लोगों को एक चीज समझ में आ गई थी। क्या समझा था बेटा, यहां पे ब्लैक कलर जो है यदि हम देखें तो क्या हो गया, कैपिटल बी जो कि 0.6 था, ब्राउन कलर जो है स्मॉल बी जो कि 0.4 था। बट हमको ये इस तरह से नहीं देखना है, हमको क्या देखना है, अब हम लोगों को होमोजाइगस डोमिनेंट एलील का फ्रीक्वेंसी निकालना है, दैट इज पी स्क्वायर। तो अब मुझे बताओ पी स्क्वायर कितना आएगा, पी स्क्वायर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, समझाओ कितना आएगा, बताओ पी स्क्वायर, रिस्पॉन्स करो। वैष्णवी बंजारी बेटा आपका जो यहाँ पे एक डाउट आया था ये आप लोग आपने मुझे बताया थे, अब आपको समझेगा वो क्या है। हमें पी स्क्वायर लेना है, पी स्क्वायर मीन्स कैपिटल बी और कैपिटल बी मीन्स यहाँ पे 0.6 है, तो हम क्या करेंगे 0.6 मल्टीप्लाई 0.6 मीन्स कितना आ जाएगा 0.36। ये होमोजाइगस डोमिनेंट एलील का फ्रीक्वेंसी हो गया बेटा, समझे। 0.36 मीन 36% जो है उसमें कैसे बेटा, ब्लैक आई कलर के वहां पे पॉपुलेशन है। क्यू स्क्वायर हम निकालेंगे कितना है 0.4, तो 0.4 मीन्स कितना हो जाएगा बताओ 0.16 मीन्स कितना 16% जो है उस 100 पीपल में से 16% जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे, ब्राउन कलर के आई के पीपल वहां पे रहेंगे, समझे। और जो मिक्स टाइप के जो रहेंगे वो कितने रहेंगे, वो रहेंगे 48%, क्योंकि इन दोनों को अब आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.48 इतना फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। मींस 48% जो है उसमें आप लोगों को कैसे बेटा मिक्स टाइप के जो है हेटेरोजाइगस जो है कंडीशन जो है एलिल्स जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है, समझा। गुड, ईश्वरी आप आ गए, कहां थे बेटा लास्ट क्लास में, वेरी गुड रुतिका। वैष्णवी बंसारी बेटा अभी आपको समझ में आ गया, क्लियर हुआ, ओके गुड मृणाली। अनिकेत है क्या बेटा आज, हाँ है अनिकेत भी है, हाँ चलो ऐसा नहीं बेटा एक दो के नाम लेता हूं, बट देखिए जनरली नाम उसके क्यों ज्यादा आते हैं जो जनरली कभी भी मुझसे क्वेश्चन पूछते रहता है, मैसेज पे भी कनेक्ट रहता है और डाउट्स पूछते रहता है, तो वो क्या है बार बार रिपीट होते रहते, तो माइंड में उनके नाम रहते हैं। तो और हर दिन जो चैट में भी रिस्पॉन्स आते हैं यहाँ पर उन लोगों के सबसे ज्यादा मिलते हैं, तो कभी नहीं मिले तो ऐसा लगता है वो कहाँ है। तो सभी मेरे लिए एक जैसे इक्वल है, ये नहीं सोचना कि सर उसी का नाम लेते, ठीक है। हाँ स्क्रीनशॉट लेना है, हाँ बेटा ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी जल्दी से देख लो। अब यहाँ पे क्वेश्चंस देखेंगे और हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम पे कुछ फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं वो हम समझेंगे। ओके, तो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में कुछ फैक्टर्स जो है जो अफेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे। तो पहली चीज तो देखिए जो फैक्टर है ये सब पढ़ चुके बेटा हम लोग। हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, जीन माइग्रेशन नंबर 1, क्या आएगा जीन माइग्रेशन, ये अफेक्ट करता है, ठीक है। सेकेंड जेनेटिक ड्रिफ्ट, सेकेंड क्या आएगा
जेनेटिक ड्रिफ्ट ये भी अफेक्ट करती है। जीन माइग्रेशन क्या होता है हम पढ़ चुके हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होती है ये भी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट म्यूटेशन ये भी अफेक्ट करता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन ये भी हम पढ़ चुके हैं, रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन ये भी अफेक्ट करता है। और एक नॉन रैंडम मैटिंग, ठीक है, फिफ्थ हम देखें तो नॉन रैंडम मैटिंग ये भी अफेक्ट करता है, ठीक है। रैंडम मैटिंग रही तो जनरली क्या होगा, इवोल्यूशन नहीं होगा। रैंडम जैसे ह्यूमन में क्या होता है बेटा, मैटिंग जो रैंडम होती है, एक क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होती है सेम ग्रुप, उनके बीच में ही होंगी। बट यही एग्जांपल हम देखें जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारी रिवर है, अब रिवर में जैसे डॉल्फिन हो गया या कोई भी फिश है, अब यहां पे जैसे कि सपोज एक फीमेल फिश है, ओके, और इसने एग जब यहाँ पे ले की, तो एग ले करने के बाद अब कोई भी मेल फिश जो है उसका स्पर्म आके इसके साथ क्या करेगा, फ्यूज कर जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन रैंडम। या फिर प्लांट में होता है बेटा, कोई भी पॉलन ग्रेन्स निकला और कौन से प्लांट के साथ जाके फ्यूज हो गया किसे पता, ठीक है। तो इस तरह से बेटा वो कहलाती है नॉन रैंडम मैटिंग। और जब नॉन रैंडम मैटिंग होंगी तो वेरिएशंस ज्यादा आएंगे, और जब वेरिएशंस ज्यादा होंगी तो ऑब्वियसली इवोल्यूशन ज्यादा आएगा, समझे। तो इवोल्यूशन मींस कब बेटा, इवोल्यूशन कब होगा बताओ, जब एलील की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, समझे। इसमें हम यदि इवोल्यूशन की हम बात करें तो इवोल्यूशन क्या होता है बेटा, व्हेन जेनेटिक फ्रीक्वेंसी चेंज जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। तो इवोल्यूशन जो है अकर व्हेन क्या चीज, एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, समझे, तब जाके इवोल्यूशन होगा। तो ये जो है बेटा ये फैक्टर जो अफेक्ट कर रहे हैं, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम का सबसे बड़ा एक्सेप्शन हम कह सकते हैं, ठीक है। हार्डी-वेनबर्ग ने क्या कहा था कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होंगी तो इवोल्यूशन नहीं होगा। इवोल्यूशन कब नहीं होगा, जब जीन माइग्रेट नहीं करेंगे तब। लेकिन जीन माइग्रेट कर गया तो वहां पे क्या होगा, इवोल्यूशन देखने को मिलेगा, समझे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों ने ये जो हमने देखे ह्यूमन की पॉपुलेशन हमने देखे, 100 ह्यूमन की पॉपुलेशन है जिसमें हमने आई का कलर का एग्जांपल लिए, और आई के कलर में हमने ब्लैक और ब्राउन देखे। अब ब्लैक और ब्राउन में हमने देखे कि जैसे कि कैपिटल बी का फ्रीक्वेंसी या कैपिटल बी 120 है और स्मॉल बी हमने यहाँ पे क्या देखे 80 है, ठीक है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी जो है जैसे कि 1:8 2:8 जो भी आ रहा, ठीक है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है यदि नेक्स्ट जनरेशन में भी एज इट इज सिमिलर ही रहता है तो ये क्या हो गया, P प्लस क्यू वो कांस्टेंट है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंज आया क्या, नहीं, तो इवोल्यूशन होगा कि इस टाइम पे नहीं होगा, ठीक, समझ में आ गया। ये हम लोगों ने सारा पार्ट देखिए। चलो एक काम करते हैं, जीन माइग्रेशन को भी एक बार समझ लेते हैं। जीन माइग्रेशन कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम दो पॉपुलेशन की बात करते हैं, ये पॉपुलेशन ए हो गया और ये पॉपुलेशन बी हो गया। अब पॉपुलेशन ए जो है यहाँ पे कुछ इस तरह से ए पॉपुलेशन है और यहाँ पे बी है, ठीक है। पॉपुलेशन ए जो है यहाँ पे आपको ग्रीन कलर की पॉपुलेशन ज्यादा दिख रही है बट ब्लू कलर की कम है। पॉपुलेशन बी जो है वहां पे आपको ग्रीन पॉपुलेशन कम दिख रही है बट ब्लू पॉपुलेशन क्या है, ज्यादा है, इस तरह से। तो अब यहां से यदि ये वाली पॉपुलेशन इधर माइग्रेट कर जाए तो माइग्रेट करने की वजह से जैसे 3 थे तो इसमें से 2 पॉपुलेशन माइग्रेट कर गई तो एक ही बचे, तो जिन का फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, चेंज हो गया। अब इधर जो ऑलरेडी जो जितने भी थे तो इधर से 2 ब्लू और आके ऐड हो गए तो यहां पे भी एलील का फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा, जीन पूल चेंज हो रहा है कि नहीं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमने यहाँ पे इंडिया की बात कर ली है और ये हम लोगों ने नेपाल की बात कर ली है, ठीक है। या फिर इंडिया और चाइना हम देख सकते हैं या इंडिया और पाकिस्तान हम देख सकते हैं,
ठीक है, तो ये क्या हो गया, जीन माइग्रेशन हो गया। जीन माइग्रेशन में हमने क्या देखे थे, एक तो ये वाला जो है ये इमिग्रेशन हो रहा है यहां पर, और ये वाला क्या हो रहा है, इमिग्रेशन हो रहा है। याद आ रहा है ना, पढ़े हम लोगों ने इस तरह से। तो इस तरह से बेटा क्या होगा, ये इवोल्यूशन को बढ़ावा देगा। लेकिन ऐसा यदि नहीं हो रहा, जब जीन माइग्रेशन नहीं हो रहा है, तो हार्डी-वेनबर्ग जो है इक्विलिब्रियम वहां पे काम करता है। बट मैंने क्या बोला, फैक्टर अफेक्टिंग हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम मींस हम यहां पर जो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम लोग यहां पर, फैक्टर्स जो है, कौन कौन से फैक्टर्स है जो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। तो जीन माइग्रेशन या फिर जीन फ्लो, दोनों भी क्या है, इस चीज को अफेक्ट करेगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट देखते हैं, ये वाला पार्ट समझ में आ गया, रिस्पॉन्स करो, आगे बढ़ते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट को भी हम समझ लेते हैं। चलो बढ़िया, ग्रेट। 54 स्टूडेंट है और रिस्पॉन्स ओनली 20 स्टूडेंट्स का है। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होगा वो हम देखते हैं। तो देखिए जेनेटिक ड्रिफ्ट में, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर कोई लैंड है और इस लैंड में ये ग्रासेस है, ठीक है, ये ऐसी ये लैंड है और इस लैंड में ये ग्रासेस है, और इस ग्रासेस में क्या है, जैसे कि सपोज, जैसे कि जो बीटल है, ये बीटल यहाँ पे है इस तरह से, ठीक है, तो ये बीटल की एक पॉपुलेशन है। तो ये बीटल की पॉपुलेशन में इसमें म्यूटेशन हुआ, और म्यूटेशन होने की वजह से क्या हुआ, इसमें कुछ बीटल्स जो है वो रेड कलर वाले आ गए, बाकी सारे के सारे बीटल जो है वो कैसे, ब्लू कलर के हैं। अब यहां से एक बड़ा सा एलिफेंट आके गुजरा यहां से, और एक एलिफेंट आया, तो ये छोटी सी एक पॉपुलेशन थी। अब छोटी सी पॉपुलेशन पे एलिफेंट का ये जो पैर है, लेग, इस तरह से इस पॉपुलेशन पे आया, तो ये सारे के सारे बीटल दब गए, खत्म हो गया। एक बाय चांस हो रहा है ना यहाँ पे, तो बाय चांस एक छोटी सी पॉपुलेशन ड्रास्टिक चेंज की वजह से क्या हुआ, एक क्या हुआ, खत्म हो गया। तो उसमें देखिए पहले क्या था, ये वाले जो थे ये ज्यादा थे, ये कम थे, तो ये आपस में मैटिंग करेंगे तो यही वाली पॉपुलेशन ज्यादा बनेगी। लेकिन ये सब खत्म होने के बाद ये वाली पॉपुलेशन सब खत्म हो गई, अब रेड वाले जो है ये ब्रीड करके ये अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा देंगे, चेंज आ गया, इवोल्यूशन हो गया। तो ये कहलाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट को हम बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, ठीक है, बताया था ना मैंने ऐसा, हाँ। नॉन रैंडम मैटिंग जो है ये समझाना है, ठीक है बेटा। नॉन रैंडम मैटिंग समझा देता हूं क्या होता है। नॉन रैंडम मैटिंग का मतलब ये होता है बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लांट की हम बात कर ले, ठीक है, तो प्लांट ने बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स छोड़ दिया है, अब बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स जब स्प्रेड होंगे तो पर्टिकुलर वो जिस प्लांट में जाना चाहिए उस पे भी जा सकते हैं, उसके अलावा दूसरे प्लांट में भी जाके वहां पे फ्यूज कर सकते हैं। या फिर हमारा जो एक्वाटिक बॉडी है, जैसे हम समुद्र की हम बात करें, तो जो ओशियन है उसमें पर्टिकुलर कोई एक एक्वाटिक फीमेल एनिमल है, उसने अपने एग जो है ले कर दिए, किसमें बेटा, जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है, तो उसमें बाहर से एक मेल जो एक्वाटिक एनिमल है, ठीक है, सेम स्पीसीज हो सकती है या डिफरेंट भी, तो उसके जब स्पर्म उस एग के साथ फ्यूज होंगे तो जरूरी नहीं है ना कि जो डिजायरेबल वाला होगा वही होगा, कोई भी आके किसी के भी साथ फ्यूज करके फर्टिलाइज कर सकता है। अब कोई भी मतलब ऐसा नहीं कि बेटा जो अपना क्या कह सकते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग की बात नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है, इन ब्रीडिंग की बात कर रहे हैं, बट उस इन ब्रीडिंग में भी स्पीसीज कोई भी हो सकती है, ठीक, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन रैंडम मैटिंग कहलाता है। साहिल सर आप एक बार जेनेटिक माइग्रेशन एक्सप्लेन करना है, ठीक है बेटा बता दे रहा हूं। कलश ये समझा आपको नॉन रैंडम मैटिंग क्या होता है। साहिल के डाउट पे आते हैं फिर हम लोग, अभी रिस्पॉन्स करो। जेनेटिक माइग्रेशन बेटा साहिल ये होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल दो कंट्री है और दो कंट्री की पॉपुलेशन है, जैसे इंडिया और चाइना, ये इंडिया है और ये चाइना है। अब इंडिया और चाइना में क्या हुआ, इंडिया की कुछ पॉपुलेशन जो है यहां से चाइना में क्या हुआ, माइग्रेट कर दिया,
तो यहाँ पे जो जीन थे या जो पॉपुलेशन थी उसके नंबर यहाँ पे क्या हो गए, कम हो गए। तो कम होने की वजह से एलील का फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब चेंज कैसे होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले हम लोगों ने 100 पीपल देखे थे तो 200 एलील्स थे। 200 एलील्स में हमने कैपिटल बी और स्मॉल बी का हमने फ्रीक्वेंसी देखे थे, लेकिन अब ये फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, बदल जा रहा है। इसको हम एक क्वेश्चन से समझेंगे तो आपको ये जीन माइग्रेशन में एलील का फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होता है और इवोल्यूशन कैसे होता है वो भी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे भी एलील का फ्रीक्वेंसी बदला। अब यहां से इधर से जब कुछ आए तो यहां पर भी एलील का फ्रीक्वेंसी बदलेगा, क्योंकि ये बढ़ जाएंगे और इधर क्या होगा, कम होगा। मीन चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी, रिजल्ट इवोल्यूशन। समझा साहिल, क्लियर हुआ? अब एक क्वेश्चन प्रैक्टिस लूंगा तो उसमें समझ में आ जाएगा क्या होता है। किसी का एक डाउट आया हुआ है यहाँ पर, क्या है वो देख लेते हैं, जस्ट वेट। क्या है, तेजस्विनी। अच्छा, बाकी लोग मुझे बताओ बेटा, नॉन रैंडम मैटिंग में इवोल्यूशन होगा या फिर रैंडम मैटिंग में इवोल्यूशन होगा? रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। नॉन रैंडम मैटिंग में इवोल्यूशन होगा, क्यों? नॉन रैंडम में क्या हो रहा है, कुछ भी कहीं पे भी हो रहा है ना, और रैंडम में तो उतनी जगह पे होगा, उन्हीं के बीच में होगा, तो उससे ज्यादा होगा क्या, नहीं। तो नॉन रैंडम मैटिंग में इवोल्यूशन होता है। तेजस्विनी, समझ में आ गया बेटा? रिस्पॉन्स करो। ओके, ग्रेट। चलो, तो अभी मैं आप लोगों के साथ जो है एक डेटा शेयर करता हूं, जिसमें आप लोगों को जो है बहुत सारे कंसेप्ट जो है समझ में आ जाएंगे। ठीक है, देखिए बेटा, हम लोग अभी जो देख रहे थे या फिर जो लास्ट लेक्चर में मैंने जो एक्सप्लेन किया था, क्या बताया था मैंने आप लोगों को, जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट को क्या बेटा, सेवल-राइट इफेक्ट भी कहते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है कैसे होता है बेटा, बाय चांस होता है। कब होगा बेटा, जब रैंडम चेंज होता है एलील की फ्रीक्वेंसी में, पर्टिकुलर पॉपुलेशन में। और ये कहाँ देखने को मिलता है, स्मॉल पॉपुलेशन में जनरली जो है देखने को मिलता है। ठीक है, या फिर कोई हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन हो जाए, आइसोलेशन हो जाए, या कुछ नेचुरल कैलेमिटीज देखने को मिले। ठीक है, तो इसकी वजह से भी जेनेटिक ड्रिफ्ट वहां पे देखने को मिलता है। इसमें फाउंडर इफेक्ट और बॉटल नेक इफेक्ट, टू फॉर्म है जेनेटिक ड्रिफ्ट के, ये हम लोगों ने देखे थे। जिसमें फाउंडर इफेक्ट हमने क्या देखे थे, एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन जो होती है, जैसे कि पर्टिकुलर इतनी जो पॉपुलेशन है यहां से आइसोलेट हो गई, माइग्रेट हो गई, और माइग्रेट होने के बाद यह ड्रिफ्टेड हो गया अपने ओरिजिनल पॉपुलेशन से। जैसे कि सपोज यहाँ पे ये ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, इस ओरिजिनल पॉपुलेशन से एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन इतनी यहां से ये आगे चल के माइग्रेट कर गई, तो इस पॉपुलेशन को क्या कहेंगे, फाउंडर पॉपुलेशन। अब ये फाउंडर पॉपुलेशन आपस में ही ब्रीड करके एक न्यू स्पीसीज को जो है ये प्रोड्यूस कर देंगी, तो बाय चांस हुआ। ठीक है, कुछ तो भी कारण आए होंगे, ये जैसे कि यहाँ पे मैंने जो बताया, इसकी वजह से क्या है, वो पॉपुलेशन को भागना पड़ा। क्यों? क्योंकि एकदम से अचानक से जो है बहुत तेज बारिश होने लगी, एकदम बहुत टेम्परेचर बढ़ गया, या फिर बहुत कम टेम्परेचर हो गया, तो उसकी वजह से देखो कुछ स्पीसीज को वहां से अपनी जगह को छोड़ के भागना पड़ेगा। ठीक है, जो नहीं भागेगा उसका या तो डेथ हो जाएगा या फिर वो बेटर तरीके से सर्वाइव कर पाएगा, लेकिन उसमें से कुछ जो पॉपुलेशन है वो वहां से माइग्रेट कर जाएंगी। तो ओरिजिनल पॉपुलेशन से जब वो माइग्रेट कर गई, और अब वहां पे जो न्यू पॉपुलेशन जो फॉर्म होंगी वो ओरिजिनल पॉपुलेशन से क्या होंगी बेटा, डिफरेंट रहेंगी। तो ये एक चांस था जिसकी वजह से एलील की फ्रीक्वेंसी में चेंज हुआ, जीन पूल में चेंजेस आया। ठीक है, तो ये कहलाता है, इस टाइप का जो इफेक्ट है ये कहलाता है फाउंडर इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन जो थी उसको फाउंडर कहते हैं, और इस फिनोमिना को फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगेन एक और इफेक्ट दिया हुआ है जिसे कहते हैं बॉटल नेक इफेक्ट।
अब बॉटल नेक इफेक्ट की हम बात करें तो जैसे कि फॉर एग्जांपल जो भी नेचुरल कैलेमिटीज हुई, अर्थक्वेक हो सकता है, वोल्केनिक एरप्शंस हो सकता है, फ्लड हो सकता है, स्टॉर्म्स हो सकता है, उसकी वजह से एक सडन चेंजेस हुआ एनवायरनमेंट में, एक ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है पर्टिकुलर एक पॉपुलेशन का साइज, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा बेटा, न्यू पॉपुलेशन जो बनेंगी वो जेनेटिकली डिफरेंट रहेंगी ओरिजिनल पॉपुलेशन से। जैसे कि सपोज यहाँ पे ये इतनी सारी पॉपुलेशन थी और इतनी सारी पॉपुलेशन में सडनली कुछ चेंज हुआ जिसकी वजह से सब कुछ तबाह हो गया। सिर्फ यहाँ पे ये इतनी स्पीसीज ही जो है वो अभी क्या कर रही है, सरवाइव कर रही है। अब इसके बाद ये अब जो नया पॉपुलेशन बनेगा ये क्या होगा, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन से डिफरेंट रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप का जो इफेक्ट है ये कहलाता है बॉटल नेक इफेक्ट, समझे। आगे नेक्स्ट हम लोगों ने अभी इसके बाद जो समझे वो देखे हम लोगों ने हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है इसमें जो कंसेप्ट हम लोगों ने देखे, तो इसमें देखिए जो भी पॉपुलेशन है बेटा, जो गिवन पॉपुलेशन है उसमें हमको फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी, क्योंकि देखो अभी हमने बॉटल नेक इफेक्ट और फाउंडर इफेक्ट जो हम लोगों ने देखे, तो इस इफेक्ट में हम लोगों को जो समझना है वो क्या चीज है, बॉटल नेक इफेक्ट या फिर फाउंडर इफेक्ट की हम बात करें तो इसमें जो भी कंसेप्ट हम लोग जो देख रहे हैं, तो इसमें पहली चीज तो क्या चीज बेटा, फ्रीक्वेंसी बदल रही है। तो जो फ्रीक्वेंसी है पॉपुलेशन में यदि हमको फाइंड करना है, ठीक है, तो एलील बेटा पर्टिकुलर एक क्रोमोजोम, क्रोमोजोम पे एक लोकस होता है, वहां पे प्रेजेंट होते हैं जीन या लोकस। तो वहां पे जनरली उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स हो सकती है या फिर सेम रह सकती है जनरेशन टू जनरेशन, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही है। लेकिन ये ऐसा कब होगा, जब रैंडम मैटिंग होंगी पॉपुलेशन में, तब तब उसकी वजह से स्टेबल रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब जीन पूल में भी क्या होगा बेटा, चेंज आ रहा है क्या, नहीं, जेनेटिक इक्विलिब्रियम इक्वल रहेगा, किसके बेटा, 1 के इक्वल रहता है, कांस्टेंट रहता है, जिसको P प्लस क्यू इक्वल टू 1 बोल सकते हैं, जहां पे P डोमिनेंट एलील को रिप्रेजेंट करता है और Q जो है वो रिसेसिव एलील को रिप्रेजेंट करता है। इसके अकॉर्डिंग बेटा हार्डी-वेनबर्ग ने एक बायनोमियल एक्सपेंशन एक इक्वेशन जो दिया, जिसमें P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर 1 के इक्वल होता है। ये यहाँ पे हम लोगों को समझाया। अब यहाँ पे P स्क्वायर क्या है, तो P स्क्वायर जो रिप्रेजेंट करता है जीनोटाइप कैपिटल ए, इसका फ्रीक्वेंसी। Q स्क्वायर जो है रिसेसिव होमोजाइगस एलील जो है इसको रिप्रेजेंट करता है। 2PQ जो है हेटेरोजाइगस जो है कैपिटल ए और स्मॉल ए, इसे रिप्रेजेंट करता है। ये हम लोगों ने देखे। फिर इसके बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को मेजर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे मेजर कर सकते हैं, पहली चीज। और दूसरा, हार्डी-वेनबर्ग जो इक्विलिब्रियम है इसमें कुछ फैक्टर्स है, जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और नेचुरल सिलेक्शंस। ये जो है यदि जब कुछ भी नहीं होगा तो फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, मतलब इस इक्विलिब्रियम को क्या है ये फॉलो करेगा। लेकिन यदि इसमें कुछ भी चेंजेस होता है तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं रहेंगी, जिसका रिजल्ट रहेगा इवोल्यूशन। क्या रहेगा इसका रिजल्ट, इवोल्यूशन, जो कि हमें हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में समझाया है। तो अब ये हमें कैसे समझेगा, तो हमें बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं जिसकी हेल्प से हमें समझ में आता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एक पॉपुलेशन है, कौन सी पॉपुलेशन है, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में पर्टिकुलर एक पॉपुलेशन है, और इस पॉपुलेशन पे हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में जो जीन है बेटा, ठीक है, पर्टिकुलर कोई भी एक जीन है और इसके 2 एलील है, कैपिटल ए और एक स्मॉल ए। जब इसमें 2 एलील्स है तो इस जीन में फ्रीक्वेंसी जो कैपिटल ए एलील है इसका फ्रीक्वेंसी 0.7 दिया है, ठीक है। तो अब हमको क्या यहाँ पे फाइंड करना है, हेटेरोजाइगस एलील। अब हमको देखो रिसेसिव का भी नहीं मालूम, बट हमको फाइंड क्या करना है, कैपिटल ए और स्मॉल ए। चलो निकालो कितना आएगा, जल्दी से सॉल्व करो, देखते कितने लोगों का आंसर आता है। रिस्पॉन्स करो जल्दी से, क्वेश्चन देख लो बेटा जल्दी से सारे लोग। चलो कुछ लोगों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, ग्रेट। सिर्फ कल्याणी और साइली का सही हुआ है, बाकी किसी का नहीं दिखा मुझे अभी तक।
ऐश्वर्या सही है, प्राची गुड। मृणाली आप सही हो बेटा, गुड। कलश बेटा क्या आंसर आया था, रिप्लाई दो फिर से, नहीं देखा मैंने। नो ईश्वरी बेटा, नो वैष्णवी, रुतिका नो। चलो एक मैं समझा देता हूं आप लोगों को, बाकी आप लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहा था? क्वेश्चन यहाँ पे है जैसे कि पर्टिकुलर ये एक पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन पे हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग इस पॉपुलेशन पे जीन प्रेजेंट होंगे और जो भी यहाँ पे जीन है हम जानते हैं इस जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म रहेंगे जिसमें एक जीन डोमिनेंट वाला रहेगा और दूसरा रिसेसिव रहेगा। तो हम लोगों को यहाँ पे जो डोमिनेंट जीन है, ठीक है, इसका हमें फ्रीक्वेंसी दिया है। तो डोमिनेंट जीन का जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो दिया है वो है 0.7। मींस हमें यहाँ पे जो दिया है वो क्या दिया है बेटा, 0.7। ये हम लोगों को P का वैल्यू दिया हुआ है और हमें मालूम है P प्लस Q जो है ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अब हम लोगों को यहाँ पे P दिया हुआ है बट Q हम लोगों को निकालना है। तो P कितना है, 0.7। Q हम लोग नहीं जानते तो हम क्या करेंगे बेटा, 1 माइनस 0.7। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम लोगों को Q का वैल्यू निकल जाएगा। तो Q का वैल्यू कितना आ गया बताओ, 0.3 आया। समझा? हेलो। तो इस तरह से अब हमारे पास P का वैल्यू है 0.7, Q का वैल्यू है 0.3, बट हम लोगों को क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, PQ फाइंड करना है। PQ फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए। कैपिटल ए और स्मॉल ए हमको इसका फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। मींस हेटेरोजाइगस का फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करना है। तो हेटेरोजाइगस का फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे, मींस हमको फाइंड करना है सिर्फ, अब देखो ये क्वेश्चन पास्ट ईयर में आया है और मैक्सिमम स्टूडेंट क्या गलती करते हैं यहाँ पे, इन दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझे? गलत होता है बेटा, हमको 2PQ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, 2PQ। ये 2PQ। अब बताओ 2PQ कितना आएगा, 0.7 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 2। वेरी गुड, अब सभी लोग सही है। कितना आएगा, 0.42। ये है बेटा हेटेरोजाइगस एलील का फ्रीक्वेंसी, हेटेरोजाइगस जीन का फ्रीक्वेंसी। समझे? अब इतनी देर से मैं जो कंसेप्ट समझा रहा था वो तो ठीक है, बट एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं तो आपको उसका सॉल्यूशन इस तरह से देना पड़ेगा। अभी मैंने सीक्वेंसली नहीं बताया, ठीक है, आप लोग अपने नोट्स में सीक्वेंसली लिखोगे। ठीक है, समझ गए? अब समझा, ईश्वरी को समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। अभी अभी देखो आज बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बेटा हम लोगों को। मैंने पहले कहा था आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसने मिस किया आज का लेक्चर उसके साथ आई डोंट नो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वो भी अच्छे ही करे। ठीक, तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, हाँ तो ये देखिए बेटा हम लोगों को यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में कैपिटल ए दिया हुआ है, स्मॉल ए नहीं दिया था और ए, कैपिटल ए और स्मॉल ए हमें फाइंड करना था। तो इसके अकॉर्डिंग 0.42 कैसे आया, तो ये हमें P दिया है, Q जो है नहीं दिया है। तो हमने P में से की वैल्यू से Q निकाल लिए और दोनों को मल्टीप्लाई करके हेटेरोजाइगस एलील का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे फाइंड कर लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना बेटा आप लोगों को। प्राची बेटा ऑफलाइन क्लास की याद आ रही है आपको?
मतलब ऑनलाइन के क्लास में आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ऑनलाइन का समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, ये बताओ पहले। चलो बाकी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जल्दी से। हाँ बेटा वैष्णवी। ओके बेटा प्राची। हाँ ईश्वरी आप सही हो, गामिनी आप सही हो, साइली आप भी सही हो, कल्याणी वेरी गुड, ग्रेट। चलो अब जिन लोगों को नहीं समझ में आया है, ठीक है, नो बेटा नेहा अगेन चेक करो। ओके बेटा प्राची, कोई बात नहीं, होगा सॉल्यूशन मिलेगा, देखते हैं, वेट करो थोड़ा सा। हाँ बेटा कलर्स अभी दिखा आपका मैसेज। अब देखिए जब मैं देखता हूँ हो सकता है आपका मैसेज आगे चला जाता हूँ, फिर से आंसर रिप्लाई कर दिया करो। अच्छा गलती से आया था, ठीक है बेटा। हाँ कलर्स अभी दिख रहा है मुझे। कलर्स आपका जो आंसर है, हाँ बेटा सही है। तेजस्विनी गुड। चलो अब जिन लोगों को नहीं आया मैं समझा देता हूं। फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल ए। एलिल ए मींस किसको फाइंड करना है, पी को फाइंड करना है, और साथ ही साथ हेटेरोजाइगस जीनोटाइप, ठीक है, मतलब पी क्यू को भी फाइंड करना है, समझे। तो अब हेटेरोजाइगस की बात करेंगे तो 2pq आता है, हमेशा याद रखेंगे। तो रैंडम पॉपुलेशन में मैटिंग किया है, इक्विलिब्रियम। तो अब यहां पे देखिए कैपिटल ए एलिल जो है, उल्टा हो गया ना यार, कैपिटल ए दिया है, कैपिटल ए मींस पी दिया है, पी कितना है 0.4, स्मॉल ए मींस क्यू को फाइंड करना है हमें, तो ये 0.4 हमें दिया है। तो वही चीज जब 0.4 जो है ये यदि पी है तो क्यू कितना होगा, 0.6 होगा, ये तो डायरेक्ट निकालना आ जाएगा आपको। और जब 0.4 ये है और 0.6 ये है, तो दोनों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा 0.6 एंड 0.48। यदि ये किसी को नहीं समझा होगा तो मैं फिर से समझा देता हूँ बोर्ड पे। क्या समझाना है बेटा ये वाला पार्ट बोर्ड पे। प्रगति आपसे थोड़ा सा गलती हो गई, नो आंसर आ रहा है ईश्वरी का, अनिकेत का, सुजल क्लियर है, कल्याणी को भी समझ में आ गया, तेजस्विनी भी नो सर। चलो नो आंसर आया इसलिए हम आगे बढ़ेंगे, यस आता तो मैं बोर्ड पे समझाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जल्दी से। पर्टिकुलर लोकस पे एक फ्रीक्वेंसी दिया है कैपिटल ए का, कितना है 0.6, स्मॉल ए का 0.4। अब आप लोगों को हिट्रोजाइगोट जो है उसका फ्रीक्वेंसी बताना है, जिसमें 3 रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन है, 3 रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन है। अब फाइंड करो, देखते हैं किसका आंसर इस पे सही आता है। नो बेटा प्राची, वेरी गुड सुजल, वैष्णवी गुड, प्रगति अगेन चेक करो, प्रगति आपको समझा नहीं मतलब, बार बार प्रॉब्लम आ रहा है। गुड मृणाली, वेरी गुड ऐश्वर्या, हाँ प्रगति अभी आप सही हो। बेटा मैसेज प्राइवेट में ही सेंड करना मुझे, ठीक है, चैट टू एवरीवन करेंगे तो आपको कॉपी करेंगे बाकी लोग। कल्याणी नो बेटा, चेक करो अगेन, कहां गड़बड़ किया आपने। हाँ प्राची वेरी गुड, हाँ अभी सही हो आप कल्याणी। तुक्के नहीं मारो यार, बहुत इजी है ये सारी चीजें, ठीक है। अब क्या होता, हम बायो के स्टूडेंट है, और बायो के स्टूडेंट को क्या, जहां पे थोड़ा सा भी मैथ्स दिखता है ना, तो हम वो क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं, जबकि उसमें कोई मेहनत ही नहीं करनी है। बायो में मैथमेटिक्स आ रही तो बिल्कुल ऐसे इजी मैथ्स आती है, ठीक है।
चलो तो एक काम करता हूं, ये वाला पोर्शन जो है मैं आपको समझा देता हूं क्या यहाँ पे आएगा। तो पहली चीज तो देखो, क्वेश्चन जो हम लोगों को यहाँ पे दिया है, तो इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर लोकस पे फ्रीक्वेंसी दिया है। हमें यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दी है कैपिटल ए की दी है। कितना दिया है कैपिटल ए का फ्रीक्वेंसी? 0.4। और उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है स्मॉल ए की दी है। स्मॉल ए की जो दी है वो क्या दी हुई है? उल्टा हो गया क्या यार? कैपिटल ए का कितना है? ऐसे ही है ना क्वेश्चन, देखो 0.6 है ना। हाँ, कैपिटल ए का फ्रीक्वेंसी 0.6 दिया है और स्मॉल ए 0.4 दिया है। मींस हमें जो पी दिया है, पी का वैल्यू हमारे पास 0.6 है और क्यू का वैल्यू हमारे पास 0.4 है। अब हमें जब ये दिया है तो हमें क्या फाइंड करना है? 2pq फाइंड करना है। और 2pq मीन्स 2 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई 0.4। इसका रिजल्ट क्या आएगा? 0.48। यही आ रहा था ना कि और कुछ आ रहा है? ऐसे ही था। हेलो, अब मुझे बताओ। हाँ, बाकी सबको समझ में आ गया। अब मुझे बताओ, यहां पे 3 रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन है, ठीक है, 3 रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन है। वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। नॉन रैंडम में क्या होता है? नॉन रैंडम में क्या होता है? इवोल्यूशन होता है, ठीक है। नॉन रैंडम में इवोल्यूशन होता है। तो वहां पे 3 रैंडम मैटिंग है ना, तो 3 पॉपुलेशन के जब एलील चेंज होंगे तो नया जब वहां पे डेटा आएगा वो तो चेंज ही होगा ना, ठीक। तो वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्योंकि हम लोगों को जब पी और क्यू दिया है तो 2pq हमको फाइंड करना है, सिंपल लॉजिक, ठीक है। हमको पी और क्यू दिया है, हमको 2pq निकालना है। जैसे क्वेश्चन दिया उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अभी। चलो इसका आंसर देंगे, बहुत इजी है तो। ग्रेट, चलो ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट आर करेक्ट, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। चलो अभी किसी का नाम नहीं लूंगा मैं, इसमें कोई गलत होता है तो उसका नाम लूंगा, बाकी तो सभी लोग सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बेटा पास्ट ईयर में आया हुआ है, शायद 16 या 17 नीट फेज 2 में ऐसा कुछ आया हुआ है। ये क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा, यदि आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया ना तो मान जाऊंगा मैं। ये लास्ट टाइम किसी स्टूडेंट ने मुझसे डाउट भी पूछा था तो उसको मैंने समझाया था ये वाला। वैष्णवी वंजारी, वेरी गुड बेटा, यू आर द फर्स्ट और करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। मृणाली नो बेटा, अगेन चेक करो। प्रगति गुड बेटा, अभी आप सही हो, आप समझ में आ गया आपको। सुजल नो, चेक करो अगेन। अनिकेत बेटा क्या कर रहे हो? अनिकेत कहाँ चुक गए? चेक करो, कहीं मिस्टेक हो गया आपसे। नो रुतिका, मृणाली, हाँ अभी आप सही हो बेटा। चलो समझा देता हूं मैं आपको। देखिए एक पॉपुलेशन है जिसमें 1000 इंडिविजुअल्स है, उस 1000 में 360 जो है होमोजाइगस डोमिनेंट, कैपिटल ए दिया है, मींस पी स्क्वायर जो है ये हम लोगों को यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। देखो अभी क्या देख रहे हैं हम लोग, यहां पे जो हम लोग देख रहे हैं, कितना है क्वेश्चंस देखने दो मुझे, भूल गया मैं, बहुत लंबा क्वेश्चन था। हाँ यहाँ पे देखिए क्या है बेटा, एक पॉपुलेशन है
जिसमें 1000 इंडिविजुअल्स है, जिसमें 360 जो है क्या चीज, 1000 इंडिविजुअल्स में से 360 जो है ये क्या है, ये दिए हैं कैपिटल ए का फ्रीक्वेंसी, मतलब यहां पे हमें पी स्क्वायर दिया हुआ है, पी नहीं दिया है अभी, क्योंकि कैपिटल ए की बात कर दी है यहां पर। तो कैपिटल ए और कैपिटल ए क्या हो गया, पी हो गया। तो टोटल 1000 में 360 जो है ये हमें पी स्क्वायर दिया है, ठीक है। और उसके बाद फिर 480 जो है, ठीक है, कितने 480 जो है ये हमें जो दिया हुआ है कौन सा है, 480 क्या था, हेलो, 480 जो है ये हेटेरोजाइगस का हो गया। और नेक्स्ट अगेन क्या था 160 जो है ये हो गया स्मॉल ए मींस क्यू स्क्वायर भी दिया है। उसके बाद फिर हमें हेटेरोजाइगस भी दे दिया है, सारी चीजें दे दी। तो क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है, इसमें हमको ए का फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। मींस हमको क्या फाइंड करना है, पी कितना होता है ये फाइंड करना, पी स्क्वायर दिया है लेकिन पी कितना आएगा ये फाइंड करना है। समझ में आ गया। तो हमें फॉर्मूला पता है बेटा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq 1 के इक्वल होता है, समझे। तो सबसे पहले हम लोग इस 360 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज में। तो हमको देखो बाकी चीजें जो है आप हर तरीके से सॉल्व कर सकते हो उसको, समझे, या तो आप डायरेक्टली सॉल्व करो या फिर अलग अलग तरीके से सॉल्व करो, चॉइस इज यूअर। तो यहां पे हम क्या करेंगे, जो यहां पे 360 दिया हुआ है, तो 360 1000 में है ना, तो इसका हम फ्रीक्वेंसी यदि हम निकालेंगे तो टोटल 1000 का 360 कितना परसेंट आता बताओ, कैसे निकालेंगे। 36%, बट फ्रीक्वेंसी में आएगा तो क्या आएगा 0.36%। तो पी स्क्वायर जो हो गया ये क्या आ गया 0.36 आ गया। तो पी कितना हो जाएगा, रूट में लगाते हैं 0.36, और इसका यदि स्क्वायर रूट को हटा देंगे तो पी कितना हो जाएगा बताओ 0.6। डायरेक्ट आंसर है, कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं है। आप हर तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। अब समझा, यदि किसी को नहीं समझ में आया होगा तो ये इजीली एक ही इससे सारा डेटा है, ये इतना सारा जो है कंफ्यूज करने के लिए दिया है उसने, है ना इजी। ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं बेटा एग्जाम में, कुछ भी टफ नहीं है, एकदम इजी है। हो गया, ये 0.36 कैसे आया, किसी को डाउट तो नहीं है। चलो बाकी सभी को तो समझ में आ गया। ऐसा कोई है 0.36 नहीं समझाऊंगा तो 360 डिवाइडेड बाय 1000, तो जब ये माइन डिवाइड करोगे तो 0.36 डायरेक्ट आ जाता है, या फिर 36% निकाल सकते हो। 0.36 जो है उसको पी स्क्वायर पे आप रखोगे तो पी का वैल्यू मतलब ए कितना आएगा वो निकल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अगेन। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। एक पॉपुलेशन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव, क्या बताया यहां पे, रिसेसिव एलिल 0.6 है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स होमोजाइगस डोमिनेंट कैपिटल ए कितना आएगा। अब परसेंटेज में दे दिया बेटा आप, ठीक है, ग्रेट, बहुत ही इजी है, सिंपल सा लॉजिक है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, डायरेक्ट आंसर है। देखते कितने लोगों का आंसर आता है। सबने कर दिए गड़बड़, नहीं है आपका किसी का भी आंसर सही। इतनी जल्दी क्या थी बेटा आपको।
क्वेश्चन पढ़ो। पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी दिया है रिसेसिव एलिल, कितना है रिसेसिव एलिल का फ्रीक्वेंसी? 0.60। अब देखो कहां गलती की आपसे वो समझ लो, इतने जल्दी में सॉल्व नहीं करना है, ऐसा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। स्मॉल ए का फ्रीक्वेंसी 0.60 दिया, मीन्स उसने क्यू दिया है 0.6, तो P प्लस क्यू 1 के इक्वल होता है, समझे? तो Q दिया है 0.6, तो P कितना आएगा बताओ? 0.4, समझे? पॉपुलेशन में। और उसने हमें क्या पूछा है? होमोजाइगस डोमिनेंट, कैपिटल ए पूछा है। तो कैपिटल ए मींस 0.4 मल्टीप्लाई 0.4, कितना आएगा बताओ? 0.16%, कितना निकलेगा? 16%। क्वेश्चन को पढ़े ही नहीं, बस सॉल्व किए जा रहे हो। हाँ बताओ, अभी था इजी क्वेश्चन, देखो अभी आपको आप समझेगा कि यार क्या गलती कर दी हमने। पढ़ो क्वेश्चन, अभी जल्दी में सब काम गड़बड़ कर दिया आप लोगों ने। यहां पे पढ़ो ना, डायरेक्ट होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर जीन ए, उसने सिर्फ रेसेसिव ए दिया है यहां पर, तो 0.6 जब दिया उसने, तो आपको ये स्मॉल ए मतलब क्यू को दिया है, तो पी जो आएगा 0.4, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तभी तो डोमिनेंट होमोजाइगस ए एलील का वहां पे फ्रीक्वेंसी आप निकाल पाओगे। समझ में आ गया? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन तो और भी है, बट टाइम हो चुका है, तो आगे कंटिन्यू क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, फिर उसके बाद फिर जो नेचुरल सिलेक्शन है बेटा, डिसरप्टिव और अलग अलग टाइप के जो नेचुरल सिलेक्शन के एग्जाम्पल है वो रह गए हमारे, बहुत सारी चीजें रह गई बेटा जेनेटिक्स में जो पूछे जाते हैं हमारे इवोल्यूशन पे, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा था और इम्पोर्टेंट था। इस लेक्चर को अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। हाँ बेटा, इनमें से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, ओके बेटा, ठीक है, चलेगा ईश्वरी, कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, तो कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस और करेंगे आगे चल के, मिलते फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय। बाय ऐश्वर्या, बाय बेटा निकेत, बाय ईश्वरी, बाय कल्याणी, बाय लियांशु, बाय प्राची। हाँ तेजस्विनी बेटा, थर्सडे को आप लोगों का टेस्ट है, सेल बायोलॉजी रखा है सबसे पहले। अश्विनी मैम ने मैसेज की क्या? नहीं की? नहीं की होंगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब कई लोग चले गए, आपने पहले याद नहीं दिलाया। थर्सडे को टेस्ट है आपका, कुछ चेंज होगा तो आपको टाइम के पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, नहीं तो आप लोगों को रेडी रखना। सेल बायोलॉजी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, शेड्यूलिंग आज ही आपको मिल जाएगा क्या है, और डेट जो है आपको 2 दिन पहले ही पेपर के मिलेगी, बट मैं आपको 3 दिन पहले बता दे रहा हूँ आज। ठीक है, बिकॉज हम लोगों का कल क्लास नहीं है, तो आपको अभी मालूम चल गया। ठीक है, चलो एंड करते हैं फिर आज का क्लास। थैंक्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।